Hello everyone, this is Rohit Kumar here and you all are watching my history class. This is the second part of history, chapter number 1, how, when and where. Today I shall try to explain various topics in this video. So I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. Before starting this video, हम आपको प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में बता दें. हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर अप किया था ये फर्स्ट पॉइंट, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. नेक्स्ट इसके बाद हमने ये पूरा कंप्लीट हो गया था और हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक था विच डेट्स, कौन सी तारीख हैं. तो इसको आज हमें कवर करना है. देखते हैं, यहाँ से लीजिए. विच डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट. ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके अकॉर्डिंग हम डेट्स को आज इम्पोर्टेंट स्केल के रूप में चूज कर सकते हैं. द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन. डेट्स जो हैं, हम डेट्स को जो चूज करते हैं तो उनकी जो स्टार्टिंग है वो एक पुरानी स्टोरी से, जो पास्ट की स्टोरीज हैं, हमने जो पास्ट स्टोरीज कंपोज की हैं उनके अराउंड हमारी डेट्स जो है होती हैं. पास्ट में जितनी भी स्टोरीज हमारे हैपन हुई हैं हम उनके आसपास के अकॉर्डिंग अपनी डेट्स को सेलेक्ट करने का काम करते हैं. आगे, दे बिकेम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट. हम इन पर इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि ये जो डेट्स हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि उन टाइम पीरियड में कुछ स्पेशल इंसिडेंट हुए होते हैं. हमने ऊपर भी बताया था कि उस टाइम पीरियड में हमने देखा था कि कौन सा राजा कब क्राउन उसको हासिल हुई, कब उसके शादी हुई, ये सब चीज़ें होती थी. तो उनको हिस्टोरिकल मानकर जो हिस्टोरियंस थे उन्हें मेंशन करते थे. तो इसी टाइप से जो भी स्पेशल थिंग्स हैं वो, सॉरी थिंग्स नहीं, जो भी स्पेशल इंसिडेंट किसी भी डेट में हुए तो उनके अकॉर्डिंग हम अपनी जो कहानी बुनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें हम देखने का काम करते हैं. इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट. अगर हम अपने जो स्टडी को चेंजेस करने का फोकस करें, अपने अध्ययन पर चेंज करें, तो हम जो न्यू इशूज हैं उनकी तरफ हमें देखने की शुरुआत करनी होगी. अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट. तो उसके लिए हमारी जो न्यू डेट्स की सेट हैं वो हमें देखने को मिलेंगे. कंसिडर एन एग्जाम्पल. अब हम एक एग्जाम्पल लेकर इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं. इन द हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट. इंडिया में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस रहे उन्होंने डिफरेंट हिस्ट्रीज को लिखा, उनमें से ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट. अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट. भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आए उन सभी का रूल अपने अपने इम्पोर्टेंट था. दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल. और ये जो हिस्ट्री है ये कब से इंडिया में शुरुआत होती है उसकी? फर्स्ट गवर्नर जनरल का रूल इंडिया में जब से शुरू हुआ तब से हम इस चीज़ को देखना मानते हैं. और वो कौन था? वारेन हेस्टिंग, एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन. जो फर्स्ट गवर्नर जनरल का इंडिया के थे वो थे वारेन हेस्टिंग, और उनसे शुरुआत होकर, उनके रूल से स्टार्टिंग होकर भारत में जो लास्ट वायसराय रहे लॉर्ड माउंटबेटन, इनके टाइम पीरियड तक को हिस्टोरियंस ने काफ़ी इम्पोर्टेंस माना है. ये फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और लास्ट वायसराय इन इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन. क्लियर? आगे, इन सेपरेट चैप्टर्स वी रेड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स. हेस्टिंग, वेल्सले, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन एक्सेट्रा. हम एक अलग चैप्टर में इन डिफरेंट गवर्नर जनरल्स के बारे में जिनके नाम आपको दिए हैं, ये वारेन हेस्टिंग है, वेल्सले है, बेंटिक है, डलहौजी हैं, कैनिंग्स हैं, लॉरेंस हैं, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हम एक नेक्स्ट चैप्टर में
अलग से इनके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पर इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसरायज। यहाँ पर इस चैप्टर में जो दिया गया है वो गवर्नर जनरल और वायसराय जो थे इनका कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है चलता रहा, उसके बारे में बताया गया है। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज। इतिहास की जो ये बुक्स हैं, हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स हैं, इनमें सारी तारीखों का महत्व इन गवर्नर जनरल्स और इन वायसराय के, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी जो अचीवमेंट हैं, इन सब के अकॉर्डिंग ही होता रहा है। इनकी क्या एक्टिविटीज़ रहीं, पॉलिसी रहीं, अचीवमेंट रहीं, इनके अकॉर्डिंग ही हिस्ट्री की सभी डेट्स, हिस्ट्री बुक्स में इनके डेट्स को मेंशन किया जाता रहा है कि इनकी एक्टिविटीज़ इन्होंने क्या क्या शामिल की। आगे, इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। ऐसा लगता है कि इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इनसे आउटसाइड कुछ ऐसा था ही नहीं कि हमें कुछ जानने को इम्पोर्टेंस हो। केवल यही इनके जो एक्टिविटीज़ थी, इनके जो पॉलिसीज थी, इनकी जो अचीवमेंट थी, उसी में सब कुछ समाया हुआ था, ऐसा लगता है। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लिव्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन लोगों का जो लाइफ की जो स्टोरी है या इनके बारे में जो ब्रिटिश हिस्टोरी का काल है, उसके बारे में इस हिस्ट्री में अलग चैप्टर्स में बताया जाता है कि ये किस तरह से कौन किस समय आया, उसके बाद कौन आया, इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके बारे में अलग से हिस्ट्री के चैप्टर में बताया गया है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम हिस्ट्री के इन लोगों की जो हिस्ट्री है उसके बारे में एक डिफरेंट वे में नहीं लिख सकते हैं? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इन द इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? हम इन गवर्नर जनरलों के जो इतिहास की जो चौखट हैं उनमें हम अपने इंडियन सोसाइटी के जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनकी गतिविधियों पर किस तरह से हम फोकस करेंगे, हमें ये भी ध्यान देने की बात यहाँ रखनी होगी। आगे, व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। जब भी हम हिस्ट्री या कोई स्टोरी राइट करते हैं तो हमें पूरे चैप्टर को डिवाइड करना होता है। वाई डू वी डू दिस? हमें ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, क्योंकि हमें चैप्टर के हर एक पॉइंट को इम्पोर्टेंस देनी होती है। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंसेज एंड कैन बी फॉलोड। इससे हमें पूरी स्टोरी के बारे में एक सेंस मिलता है और उसके साथ साथ हम उसको पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं चैप्टर को। अगर उसे पार्ट में नहीं बांटेंगे तो ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। और इसके बाद हम इस चैप्टर में अपने केवल उन्हीं प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उन पर ही मोस्टली फोकस करते हैं जो इवेंट हेल्प करते हैं क्या हमारी जो स्टोरी कही जा रही है उसको शेप देने में। हम केवल उन पर ही फिर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। इन द हिस्ट्री दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारे यहाँ जो गवर्नर जनरल्स हैं उनकी लाइफ स्टाइल के साथ इंडियन पीपल्स की लाइफ स्टाइल कहीं भी फिट नहीं होती है। हमारे यहाँ जितने भी गवर्नर जनरल्स आए उनकी एक्टिविटीज़ के साथ इंडियन पीपल्स कहीं भी फिट नहीं बैठ पाते हैं। दे हैव नो स्पेस। इंडियंस को कोई भी उनके साथ स्पेस प्रोवाइड नहीं होता। केवल जो ब्रिटिश फैमिलियर्स, ये गवर्नर जनरल, वायसराय सभी आए, इन्हीं के लाइफ स्टाइल की एक्टिविटीज़ की यहाँ हिस्ट्री में बात होती है। इंडियन पीपल्स को यहाँ कोई भी स्पेस प्रोवाइड नहीं हो पाता। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। क्लियर? आगे, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। इसीलिए हमें हिस्ट्री में एक अनदर फॉर्मेट को
ड्रॉ करना होगा। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो आवर हिस्ट्री विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। इसका मतलब ये है कि जो अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, यानी कि इस टाइम पीरियड पर जो पुरानी हिस्ट्री डेट्स को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है वे आगे आने वाले में इम्पोर्टेंस नहीं रख पाएंगी। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। हमें इसके लिए जो न्यू डेट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देनी होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ डू वी पीरियडाइज। हम टाइम को अपने कैसे पीरियडाइज करें, कैसे सेट आउट करें। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, 1817 में जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक, इन्होंने एक अपनी बुक लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश जेम्स मिल, in this he divided Indian history into 3 period। जेम्स मिल ने अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अकॉर्डिंग इंडियंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इंडियन हिस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। और इनके इस पीरियडाइजेशन को जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया इंडियन हिस्ट्री को कि हिंदुओं में, मुस्लिम्स में और फिर ब्रिटिश राज में, ये राज है, तो इनको बहुत ज़्यादा एरिया में एक्सेप्ट किया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। तो इनके अकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री को समझने में इस तरीके में क्या कोई समस्या दिखाई देती होगी। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। हमने हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करने के लिए क्यों ट्राई की, क्यों कोशिश की। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर्स टू इट। हम एक दौर टाइम पीरियड की उसकी जो एबिलिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक टाइम पीरियड की, उसके जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं और इसके साथ साथ सेंट्रल फीचर्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम दिखाई दे सकें, उनको कैप्चर करने की हम कोशिश करते हैं। इसीलिए आगे सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, इसीलिए हम यहाँ पीरियडाइज करने की कोशिश करते हैं। किसी भी टाइम पीरियड को पीरियडाइज करने की कोशिश की जाती है जिससे कि हम उस टाइम पीरियड के जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो सेंट्रल फीचर्स हैं जो दिखाई दे रही हैं, उन्हें हम कैप्चर कर सकें। इसीलिए हम किसी भी टाइम पीरियड को पीरियडाइज करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट पीरियड्स में। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, जिससे कि हम अपने पास्ट के आइडियाज़ के बारे में रिफ्लेक्शन कर सकें, लोगों को एक्सप्रेस कर सकें। They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from our one period to the next. और इस पीरियडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हम ये चीज़ लोगों तक एक्सप्लेन कर पाते हैं कि प्रीवियस टाइम पीरियड में लोगों के साथ क्या इंसिडेंट हैपन हुए और नेक्स्ट आने वाले टाइम पीरियड में क्या नेक्स्ट चेंजेस देखने को मिले। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. ये यहाँ नेक्स्ट आ जाता है। अब जेम्स मिल का ऐसा मानना था कि सभी एशियन सोसाइटीज यूरोप के कंपैरिजन में सिविलाइजेशन के लेवल में पीछे हैं। दोबारा से बताता हूँ, जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि सारी एशियन सोसाइटीज यूरोप से बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन के मामले में पीछे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री। हिस्ट्री के बारे में जेम्स मिल का ये मानना था कि ब्रिटिशों के इंडिया में आने से पहले तक भारत में हिंदू और मुस्लिम शासकों का ही पूरे कंट्री पर रूल था। रिलीजियस इंटॉलरेंस
caste taboos and superstitious practices dominated social life. यहाँ चारों तरफ केवल और केवल रिलीजियस इंटॉलरेंस, लोगों के बीच में धार्मिक भेदभाव, कास्ट टबूस, जातिगत बंधन और इसके साथ साथ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेज, उनके बीच जो अंधविश्वास थे लोगों में, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों में, उन्हीं चीज़ों का केवल और केवल सामाजिक लोगों में बोलबाला था. ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया. जब ब्रिटिश रूल हुआ तो मिल को ऐसा लगने लगा कि ब्रिटिश रूल ही ऐसा है जो इंडिया को सिविलाइज की वे पर आगे कंटिन्यू कर सकता है. टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया. ब्रिटिश रूल ही ऐसा रूल है जो इंडिया में यूरोपियन मैनर्स को इंट्रोड्यूस करने का काम करेगा, यूरोपियन आर्ट्स को, इंस्टीट्यूशंस और लॉ को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया जाना बहुत ही नेसेसरी है. In fact, suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. जेम्स मिल का ही ये मानना था कि इंडिया के इन भारतीय लोगों के बीच में अगर खुशी लेकर आनी है, उनके जीवन से अंधकार को मिटाना है, तो उनकी सभी टेरिटरीज पर ब्रिटिश पीपल्स को अपना कब्जा करना होगा. फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प. और यही जेम्स मिल का ये भी मानना था कि इंडिया का प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प पॉसिबल नहीं है. आई होप यू ऑल आर क्लियरली अंडरस्टैंड. आगे, इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. जेम्स मिल की इसी आइडिया के अकॉर्डिंग, ये जो अभी हमने ऊपर यहाँ बात की थी, इस आइडिया के अकॉर्डिंग इनका ये मानना था कि ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, कि इंडिया में प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन लाने के लिए ब्रिटिश रूल का यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी है, चाहे उसके लिए कितनी भी फोर्स लगानी पड़ जाए. आगे, द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस. इंडिया में ब्रिटिश रूल के आने से पहले तक एक अंधकार जैसी स्थिति चल रही थी. कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे. क्या हम इस तरह के कंसेप्शन को आज के टाइम में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ जी, किसी और के आने से पहले तक हम यहाँ अंधकार में जी रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है. इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम. क्या किसी भी केस में हम अपने हिस्ट्री के एक टाइम पीरियड को एज ए हिंदू और एज ए मुस्लिम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट सिमिल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स. किसी भी टाइम पीरियड को, किसी भी युग को केवल उसके शासकों के धर्म के आधार पर ही हम नहीं बांट सकते कि उसमें जो भी रूलर्स रूल कर रहा है उसके धर्म के अकॉर्डिंग ही हम पूरे टाइम पीरियड को बांट दें. ऐसा कहीं भी न्याय संगत नहीं है. To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. और हम अगर ऐसा करते हैं तो वास्तव में हम इसका ये कहने का मतलब निकालते हैं कि औरों के जो कॉमन पीपल्स हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके जो मैनर्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेज हैं, उनका वास्तव में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखी गई. फिर तो यही कहा जाएगा. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया के जो एंशियंट इंडिया के जितने भी रूलर्स रहे, उन्होंने इस एक सेम फेथ पर बिलीव नहीं किया. जितने भी रूलर्स थे सभी का एक धर्म पर विश्वास नहीं था. ये भी हमें अपने आप में ध्यान रखना है. सभी रूलर्स की बात की गई है यहाँ पे. आगे, moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. यहाँ से और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है. धीरे धीरे जो टाइम पीरियड डिफरेंट कैटेगरीज में बढ़ता चला गया. अब हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन जो था, अभी जो हमने बांटा था टाइम पीरियड का, उससे अब हम आगे चलें
तो इतिहासकारों ने हमारे इंडियन टाइम हिस्ट्री को 3 कैटेगरीज में बांटा, और वो 3 कैटेगरीज हैं एंशियंट टाइम पीरियड, मेडिवल टाइम पीरियड और मॉडर्न टाइम पीरियड। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। और हिस्ट्री टाइम पीरियड के इस डिवीजन में बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स थी। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज borrowed फ्रॉम द वेस्ट, वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। हिस्ट्री के टाइम पीरियड को इन डिफरेंट कैटेगरीज में बांटने की जो कंडीशन है वो भी वेस्ट से आई है, पश्चिम देशों से ली गई है। इसमें हम यहाँ आगे बात कर रहे हैं जहाँ पर अपनी कुछ जो है समस्याएं रहीं, उनके साथ उनका ग्रोथ रहा। वेस्टर्न में क्या क्या कि उसमें ग्रोथ को जो लिया गया साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी पॉइंट। वेस्टर्न कंडीशंस प्लेस में जो वेस्टर्न हिस्ट्री है वहाँ पर मॉडर्न पीरियड को जो माना जाता था, ऐसा पीरियड माना जाता था जहाँ पर विज्ञान, तर्क, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और इसके साथ साथ स्वतंत्रता और समानता, ये सब जो है ये आधुनिकता के फोर्सेज थे जिन्हें बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया जा रहा था। मेडिवल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। इससे पहले तक का जो उनका टाइम पीरियड है वो मेडिवल टाइम पीरियड है, और उसमें ये सब चीज़ें उनकी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं होती थी, उनमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती थी, ना तो साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये उनके टाइम पीरियड से पहले की बातें होती थी। आगे यहाँ दिया जा रहा है कि कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस करेक्टराइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ अवर स्टडी। क्या हमारे स्टडी के लिए जो ये पीरियड डिस्क्राइब किया गया है हम इसको बिना किसी अनक्रिटिकली जो है एक्सेप्ट कर लें इस करेक्टरिस्टिक्स को जो है मॉडर्न पीरियड की? नहीं। एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वली। जैसा कि इस बुक में भी दिखाया गया है कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में पीपल्स के पास इक्वलिटी का राइट नहीं था, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी। नॉर वाज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। इसी के साथ साथ ऐसा कोई पीरियड नहीं था जिसमें लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और उनकी प्रोग्रेस हो सके। ब्रिटिश रूल में ऐसा इंडियन पीपल्स के साथ पॉसिबल नहीं था। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। इसीलिए ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड की संज्ञा दी है कि जिसमें ब्रिटिश टाइम पीरियड में लोगों का ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ है और ना ही उनकी प्रोग्रेस है। तो इस टाइम पीरियड को हिस्टोरियंस ने क्या दिया है? कॉलोनियल टाइम पीरियड। ये आगे बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होगा, ध्यान रखना है। यहीं पर हम अपनी वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।